इस वीडियो में हम क्लास 11th का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है विकास। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, चैप्टर का नाम है विकास। तो अगर विकास को डिफाइन करें, विकास का मतलब क्या है, तो हम विकास को कह सकते हैं कि विकास एक पहलू है जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापता है। हम इस प्रकार से विकास को डिफाइन कर सकते हैं। जो इसका जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। कहने का अर्थ यह है कि विकास के संदर्भ में हम दो बातें कह सकते हैं। पहली बात कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, और दूसरी बात है एक व्यक्ति के लिए जो विकास होता है दूसरे के लिए वो विनाशकारी हो सकता है। जैसे एक एक एग्जाम्पल देखिए बताया गया है, जिसमें पहला है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया है एक लड़की है, उसका मानना है कि जो उसके भाई के समान है उसको समान अवसर चाहिए, और जो भी वो लड़की काम करती है उसका भाई घर में उसका हाथ बटाए। लेकिन क्या है, ऐसे में जो भाई है उसको ये पसंद नहीं हो सकता है। तो ये बात कही गई है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे लड़की है, इसके लिए विकास का मतलब कुछ और है, जहाँ पे जो लड़का है इसके लिए विकास का मतलब कुछ और है। तो दो व्यक्तियों के लिए विकास के मतलब अलग अलग हो सकते हैं। पहली बात तो ये कही गई है। जिसमें जो दूसरी बात है वो है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है। मतलब एक के लिए जो लाभ है दूसरे के लिए वो हानि हो सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल में समझाया गया है, एक उद्योगपति है, एक फैक्ट्री वाला है। अब उसका मानना है क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाई जानी चाहिए। अब बिजली बनाने के लिए ज्यादा बांध बनाना होगा। लेकिन अब ऐसे में तो क्या हो सकता है, जो इनको बिजली मिल रही है उनको फायदा होगा, जो बना रहे हैं उनको फायदा होगा क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा उनसे। लेकिन नुकसान किसको होगा, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो आदिवासी लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के लिए जो विकास होता है दूसरे के लिए वो हानिकारक हो सकता है। ये बातें उसमें कही गई है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है आय और अन्य लक्ष्य। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन यापन करने के लिए भौतिक और अभौतिक दोनों चीजों की जरूरत होती है, इसकी व्याख्या करें। यहाँ से इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि आय के अलावा आखिर कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन अच्छा और बहुत ही आरामदायक रूप से बीतेगा। तो इसमें हम ये पढ़ना है। देखिए, अब भौतिक की बात करें, अभौतिक की बात करें तो कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में केवल भौतिक चीजें निर्भर नहीं करती, अभौतिक चीजों का भी योगदान होता है। जब ये दोनों चीजें होती हैं तब जीवन अच्छे से जीवन यापन हो सकता है। ठीक है, जैसे भौतिक चीजों में आता है कि नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अपने उत्पाद के लिए अच्छी कीमत मिले, अत्यधिक आय मिले। तो एक व्यक्ति के जीवन में जब ये चीजें होती हैं तब उसका जीवन, मतलब ये कहा जा सकता है कि उसके जीवन में विकास हो रहा है, वो व्यक्ति विकास कर रहा है। साथ साथ ये चीजें होने के साथ साथ एक व्यक्ति के विकास के लिए ये अभौतिक चीजों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं, ये चीजें भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो यहाँ से इस प्रकार से आता है, भौतिक और अभौतिक चीजों को लेकर। बुक में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जैसे एक लड़की है, अब वो मान लेते हैं वो दिल्ली में रह रही है। ठीक है, उस साउथ के किसी हिस्से में उसकी जॉब लगती है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो दिल्ली से साउथ वाले इलाके में जाएगी तो सिर्फ ये भी देखेगी कि उसकी क्या है कि उसको मतलब बेहतर मजदूरी मिल रही नहीं मिल रही है, मतलब उसका जो सैलरी है वो अच्छी मिल रही नहीं मिल रही। साथ साथ वो ये तो देखेगी, इसके अलावा वो ये भी देखेगी कि वहाँ पे जो कल्चर है वो कैसा है, क्या वहाँ पे जो वहाँ का जो पर्यावरण है वो किस प्रकार से है, क्या वो उसको वहाँ पे सुरक्षित होगी नहीं होगी, वहाँ पे उसको स्वतंत्रता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। तो आय के अलावा एक व्यक्ति के विकास के लिए आय जो पैसा है इसके साथ साथ अन्य लक्ष्य भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में ये था। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट दे देता है कि जो विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को रखते हैं। मिले जुले लक्ष्य का मतलब इन भौतिक चीजों से है और इन अभौतिक चीजों से है। ठीक है, एक व्यक्ति के जीवन में जब ये दोनों चीजें होंगी तभी वो व्यक्ति अच्छे से विकास कर पाएगा या उसको अच्छे से विकास माना जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विकास। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास की बात करें तो अब देश के विकास के संदर्भ में अगर जब हम बात करें तो इसमें भी अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं विकास को लेकर। किसी का मानना है कि देश के अंदर ज्यादा उद्योग लगना चाहिए, फैक्ट्री ज्यादा लगना चाहिए, तो किसी का मानना है
कि हमें फैक्ट्री ना लगा के हमें सतत पोषणीय विकास को अपनाना चाहिए, पेड़ पौधों को, पर्यावरण को बचाना चाहिए, तब अच्छे से देश का विकास हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए विकास का मतलब भी अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा दूसरा है कि जो ये धारणा है ये परस्पर विरोधी भी हो सकती है। जैसे हमने बांध वाले में देखा था कि जो उद्योगपति है, उनका मानना है कि ज्यादा से ज्यादा बांध बननी चाहिए ताकि बिजली बनाई जा सके, इससे उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन नुकसान किसको होगा? जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, आदिवासी वर्ग है, उनको नुकसान होगा। तो देश के विकास में भी ठीक यही चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है, विभिन्न देशों और राज्य की तुलनाएं कैसे की जाए। अब हम जैसे हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसी प्रकार से अलग अलग देशों के लिए भी विकास का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, दो देश हैं, उन दोनों का विकास करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि किस देश को हम विकसित की कैटेगरी में डालेंगे और किसको हम विकासशील की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे में तो मान लेते हैं दो देश है ए और बी। ठीक है, तो अब ऐसे में इसका विकास करने का तरीका अलग है, इसका विकास करने का तरीका अलग है, दोनों अपने जगह ठीक है। तो हम किस पैमाने पे डिसाइड करें कि कौन विकसित होगा, कौन विकासशील होगा। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने दो पैमाने दिए। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक ने विकास को मापने के कुछ पैमाने दिए, जिसमें से पहला है कुल आय या राष्ट्रीय आय। ठीक है, कुल आय या फिर राष्ट्रीय आय, ये पहला पैमाना है वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का। अब कुल आय का मतलब क्या होते हैं? जिस देश की कुल आबादी ज्यादा, अब देखिए कुल आय का मतलब ये होता है उस देश की इनकम कितनी है। ठीक है, जैसे ए देश है, ठीक है, तो अब इस ए देश की क्या है, टोटल इनकम कितनी है, वही कहलाती है कुल इनकम या राष्ट्रीय आय। अब जो राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो देखिए इसके संदर्भ में एक बात ये कही जा सकती है राष्ट्रीय आय के बारे में कि हम राष्ट्रीय आय में हम ये देखते हैं कि जिस देश की इनकम ज्यादा होगी उसको हम विकसित कह देंगे और जिस देश की इनकम कम होगी उसको हम विकासशील का दर्जा दे देंगे। लेकिन इसमें एक समस्या आ जाती है, और समस्या क्या आ जाती है, देखिए कि जो कुल ये जो कमियां है, जो कुल राष्ट्र की जो कमियां है, ये जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लिया, इसको मैं समझा देता हूँ। पहले इसको आप देख लो कि जिस देश की कुल आय ज्यादा होगी उस देश को विकसित कहा जाएगा और जिस देश की आय कम होगी उसको विकासशील की श्रेणी में रखा जाएगा। ये बात कहता है कुल आय या राष्ट्रीय आय। ठीक है, लेकिन इस पैमाने की कमी क्या है कि जो कुल आय है या जो राष्ट्रीय आय है ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जनसंख्या पर कैसे निर्भर करता है यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एक देश ए, ठीक है, उसमें 100 व्यक्ति रहते हैं, 100 लोग वहां पे रहते हैं और पर व्यक्ति 10 रुपए कमाते हैं। 100 लोग हैं, 10 रुपए हर व्यक्ति कमाता है, तो जो कुल आय बनेगी वो 1000 रुपए बनेगी, दोनों को इंटू करके। यहाँ पे 100 लोग हैं, हर व्यक्ति 10 रुपए कमाता है, तो उस देश की कुल आय 1000 रुपए बनी है। दूसरा एक देश है जिसमें केवल 20 लोग रहते हैं, यहाँ 100 लोग रहते हैं, यहाँ पे केवल 20 लोग रहते थे, यहाँ पे हर व्यक्ति 40 रुपए कमा रहा है, यहाँ पे हर व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा था, इसकी कुल आय कितनी बनी? 800 रुपए। तो अब कुल आय कहता है कि जिस देश की कुल आय ज्यादा होगी उसको विकसित की श्रेणी में रखेंगे, जिसकी कुल आय कम होगी उसको विकासशील की श्रेणी में रखेंगे। तो अगर जब हम इन दोनों की तुलना करें, देश ए और देश बी की, तो इसके अनुसार कुल आय के अनुसार इसको हम विकसित कहेंगे और इसको विकासशील कहेंगे। लेकिन सिर्फ कहने की बात है, वास्तविकता देखो यहाँ पे हर व्यक्ति केवल 10 रुपए ही कमा रहा है, यहाँ पे हर व्यक्ति 40 रुपए कमा रहा है। तो अगर हम इसको विकसित कह दे तो क्या कहना गलत नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे केवल 10 रुपए कमा रहा है तो वो अपनी जरूरतों को कम ज्यादा अच्छे से पूर्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति 40 रुपए कमा रहा है, ठीक है, इससे 4 गुना ज्यादा कमा रहा है, फिर भी विकासशील की श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके से जो कुल आय का पैमाना है विकास को मापने का, कि किसी देश को हम विकसित कहें या विकासशील कहें, कुल आय का जो पैमाना है ये डिपेंड करता है जनसंख्या पर। जिस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां पे बहुत ही कम सैलरी भी लोगों को मिलेगी, तो ऐसे में उनका कुल आय ज्यादा आता है। और जिन देशों की जो लोग आबादी बहुत कम होती है लेकिन हर व्यक्ति ज्यादा रुपए कमा रहा है, उसके बावजूद भी उनके जो कुल आय होती है वो कम होती है। तो इस तरीके से कुल आय या जो राष्ट्रीय आय है विकास को मापने का एक पैमाना बहुत अच्छा पैमाना साबित नहीं हुआ है। विश्व बैंक ने दूसरा पैमाना दिया है। दूसरा पैमाना है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। अब देखिए आता कैसे है, हम कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको। कुल आय को देखिए, जैसे यहाँ पे कुल आय कितनी थी? 1000 रुपए, यहाँ पे कुल आय थी 1000 रुपए। ठीक है, कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाल सकते हैं। जनसंख्या कितनी? 100, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना है? हर व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर व्यक्ति यहाँ पे 10 रुपए कमा रहा है। तो कुल आय या प्रति व्यक्ति आय या औसत आय की बात करें तो ये क्या है? कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, यही कहलाता है प्रति व्यक्ति आय।
2023 के अनुसार कुछ डेटा है, इन डेटा को याद रख लेना थोड़ा। इसके अनुसार देखो, प्रति व्यक्ति आय में देखते हैं कि एक देश की इनकम, हर देश में पर व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है, ये बताता है हमें प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब हमें डिसाइड कैसे करें कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है। तो इसके 2023 के डेटा के अनुसार ये कहा गया है कि अगर एक देश की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय 63,400 यूएस डॉलर है, या इतना है या इससे ज्यादा है, तो उसको हम उच्च आय वाले देश में रखेंगे, मतलब उनको विकसित कहेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर प्रति व्यक्ति या औसत आय केवल 2400 यूएस डॉलर से कम है, तो हम उसको निम्न आय वाला देश कहेंगे, विकासशील या अल्प विकसित देश में का दर्जा देंगे। भारत के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत एक मध्यम आय वर्ग वाला देश है, क्योंकि इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति औसत या जो औसत आय है वो है 10,030 यूएस डॉलर है। ये डेटा याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, तो इसलिए हम भारत को मध्यम आय वाले वर्ग में रखते हैं। अब ये तो बात रही औसत आय का, कि हम औसत आय इस तरीके से माप सकते हैं। वैसे कुल आय से ज्यादा अच्छा दिख रहा है औसत आय, कि औसत आय में देखते हैं कि हर व्यक्ति कितना रुपए कमा रहा है, और यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, अरे इतना इतना हर व्यक्ति कमा रहा है। और जो डेटा है ये पर मंथ का नहीं है, ये एक साल का है। मतलब अगर एक देश में एक साल में एक व्यक्ति इतने यूएस डॉलर कमा रहा है तो विकसित होगा। अगर भारत में हर व्यक्ति मतलब इतने रुपए कमा रहा है तो एक साल का डेटा ही है। ठीक है, तो ये एक साल का डेटा है। अब औसत आय विकास को मापने का अच्छा पैमाना साबित हो सकता था। ठीक है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है? तो औसत आय जो होते हैं ये तुलना करने के लिए तो उपयोगी है, परंतु इसके द्वारा असमानताओं को की जानकारी नहीं मिलती है, या असमानताओं को छुपा देती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि जो औसत आय है ये तुलना करने का एक उपयोगी तरीका है, लेकिन ये असमानता को की अच्छी प्रकार से जानकारी नहीं देता है। ठीक है, जैसा इस तालिका में बताया गया है, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे देश क है और देश ख है। ठीक है, इस इन दोनों देशों में 5 लोग रह रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, देश जो क है इसमें एक व्यक्ति कमाता है, मतलब यूं मान लो कि एक महीने की इनकी सैलरी है। एक व्यक्ति कमाता है 9,500, दूसरा कमाता है 10,500, तीसरा कमाता है 9,800, चौथा कमाता है 10,000 और पांचवा कमाता है 10,200। अगर जो सबको आप जोड़ोगे तो ये आएगा 50,000, ये आएगा 50,000। और कितने व्यक्ति हैं? तो 5 व्यक्ति हैं। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 10,000। मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति की जो इनकम है वो 10,000 रुपए है। इस वाले देश में ये कहा जा रहा है। दूसरे देश में कैसे? दूसरे देश का प्रति व्यक्ति आय निकालोगे या औसत आय निकालोगे तो 500 500 500 500 और 48,000। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो भी 10,000 आएगा, और 5 से डिवाइड करोगे मतलब इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 50,000, और इसको भी 5 से डिवाइड करोगे तो भी आएगा 10,000। तब जो 2 एग्जाम्पल है इसमें ये बताया गया है कि देखो इस वाले देश में देखोगे तो यहाँ की औसत जो प्रति व्यक्ति आय आ रही है वो 10,000 आ रही है। यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय वो 10,000 है। अब अगर जी आप सब इन 10,000 से तुलना करोगे, औसत आय हमें यही बताता है कि हर व्यक्ति की इनकम 10,000 है। अब अगर जी हम 10,000 से ये मतलब क वाले देश की तुलना करें तो ये 500 रुपए कम है, ये 500 रुपए ज्यादा है, ये 200 रुपए कम है, ये बिल्कुल इसके बराबर है, ये 200 रुपए कम। मतलब कि सारे डेटा 10,000 के आसपास ही है। इसका मतलब ये एवरेज ठीक निकल रहा है कि लगभग हर व्यक्ति 10,000 के आसपास है। लेकिन दूसरा वाले देश में देखो, ख देश में इसके अनुसार भी क्या है, हर व्यक्ति की इनकम 10,000 है, लेकिन यहाँ पे देखो केवल 500 व्यक्ति 500 रुपए ही कमा रहा है एक महीने का। लेकिन डेटा के अनुसार क्या दिखा रहा है कि 10,000 रुपए कमा रहा है, 9,500 रुपए का अंतर। तो ये होता है गरीब देशों में, विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में जहां बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। तो वहां पे क्या होता है, आबादी बहुत ज्यादा होती है। इस देश के अंदर, जैसे भारत जैसे देश के अंदर आबादी तो बहुत ज्यादा है, एक छोटा सा वर्ग ही है जिसके पास बहुत इतनी ज्यादा संपत्ति है कि जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो सब मतलब इक्वल पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पांचों व्यक्ति कितना 48,000 रुपए कमा रहा है अकेले, बाकी 500 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, और औसत आय निकाल रहे हैं तो ये दिखा रहे कि हर व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा है। तो इस आधार पे क्या है, औसत आय तुलना करने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये असमानता को छुपा देता है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो औसत आय का जो पैमाना है ये केवल उच्च वर्ग वाले देशों के लिए ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आय में असमानता ज्यादा नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हो जो देश का है ये उच्च वर्ग वाला देश है। ठीक है, यहाँ पर हर व्यक्ति लगभग 10,000 के आसपास कमा रहा है, और जो अमीर देश होते हैं उसमें आय में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। भारत जैसे गरीब देशों में क्या है, आय में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं 48,000 है, व्यक्ति केवल 500 रुपए ही कमा रहा है।
तो इस तरीके से औसत आय केवल उच्च वर्ग वाले देशों के लिए ही बना है, गरीब देशों के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई हैं। इसके अलावा ये तो दो पैमाने रहे थे वर्ल्ड बैंक के। विश्व बैंक ने दो पैमाने दिए थे कि हम किस देश को विकसित कहे और किस देश को विकासशील कहे। उसमें से पहला था कुल आय या राष्ट्रीय आय, और दूसरा जो था वो था प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। मैंने इन दोनों को आपको समझा दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके अलावा अगला है आय और अन्य मापदंड। इसमें हमें पढ़ना है यूएनडीपी का पैमाना। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है, पूछ लेता है, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसने क्या दिया, इसने विकास को मापने कौन कौन से पैमाने दिए हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो विश्व बैंक ने दिया था वो भौतिक वाला ही दिया था, उसमें हम आय की बात कर रहे हैं। लेकिन जो यूएनडीपी देता है ये अभौतिक चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, इसमें ये बात करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, एक समान अवसर, निम्न मृत्यु दर। इसका मतलब यूएनडीपी के अनुसार विकास को हम इन आधार पर माप सकते हैं, जिसमें ये कहा जाता है अगर एक देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, मजबूत है, तो हम उसको विकसित देश में का दर्जा दे सकते हैं। अगर वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं तो हम उसको विकसित देश का दर्जा दे सकते हैं। अगर वहाँ पे हर एक नागरिक को समान अवसर मिल रहा है, वहाँ के नागरिक खुश हैं, तो हम उसको विकसित देश का दर्जा दे सकते हैं। अगर वहाँ पे निम्न मृत्यु दर है तो उसको हम विकसित देश का दर्जा दे सकते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो आय के तरह बताता है, और जो यूएनडीपी है, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ये क्या है, अभौतिक चीजों के आधार पर बात करता है कि किसको हम विकसित कहें और किसको हम विकासशील कहें। तो ये पैमाना होता है खत्म विकास को मापने का। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है विकास की धारणता। विकास की धारणता, विकास की धारणता का मतलब है कि विकास इस प्रकार से होना चाहिए जिससे वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन की जो जरूरत है उनको पूरा किया जा सके। इसका मतलब विकास हमें इस आधार पर इस तरीके से करना चाहिए ताकि वर्तमान तो हो, वर्तमान के साथ साथ हमें भावी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन मतलब बरकरार रहे, उनके लिए भी संसाधन बची रहे। इस तरीके से हमें विकास करना है और इसी तरीके से विकास होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि जो विकास का स्तर उदाहरण करने योग्य नहीं है। मतलब जितने हमें संसाधनों का यूज करना चाहिए हम उससे कई गुना ज्यादा हम संसाधनों का वर्तमान में यूज कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक इस बात का संकट मतलब इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले टाइम के लिए जो संसाधन है, आने वाली जो भावी पीढ़ी है, इनके लिए संसाधनों का होने वाला है अभाव। और इस तरीके से हमें अपने विकास की जो गति है उसको थोड़ी धीमी करनी होगी। इसके अलावा देखिए जो भूमिगत जल है ये नवीकरणीय संसाधन एक नंबर में पूछ लेता है। भूमिगत जो जल है वो नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। नवीकरणीय संसाधन का वो होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो इस तरीके से क्या है, जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि जो विकास का तरीका है वर्तमान में वो सही नहीं है। ठीक है, हमें उसके विकास की गति को धीरे करने की भी जरूरत है। जो भूमिगत जल है वो नवीकरणीय संसाधन है, परंतु वर्तमान में भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, जो भूमिगत स्तर है, जो जमीन के नीचे का जो पानी है वो धीरे धीरे क्या है उसका स्तर बहुत ही ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। इस तरीके से क्या है जो आने वाले टाइम है उसमें पानी की बहुत बड़ी एक समस्या देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जितने भी जो प्राकृतिक खनिज संसाधन है ये सभी सीमित मात्रा में है। जितने भी हमारे पास खनिज संसाधन उपलब्ध हैं वर्तमान में वो सारे सीमित मात्रा में ही है। ठीक है, और उनके बनने की जो प्रक्रिया है वो करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर एक बार कोई खनिज संसाधन खत्म हो गया तो वापस से उसे प्राप्त करने के लिए कई करोड़ों साल उसको लग जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें अपने विकास की गति को धीमी करनी पड़ेगी और संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना होगा जिससे आज की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके और आने वाली जो जरूरतें उनको भी हमें ताकि हम पूरा कर सके। और इसके आगे देखें तो परंतु जिस स्तर का विकास वर्तमान में है उससे संसाधन बहुत जल्दी समाप्त होने की एक संभावना देखी जा रही है। तो ये था विकास की धारणता। विकास की धारणता सीधी सीधी बात कहता है कि जो विकास की गति बहुत तेज है उसको हमें धीमी करने की जरूरत है और संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करने की बात कहता है ये विकास की धारणता। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको याद रखना। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। एचडीआई की फुल फॉर्म क्या होता है, मानव विकास सूचकांक। और जो एचडीआई है ये जो एक इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इसके अलावा कुछ चीजें और है जिनको याद रखना आप। शिशु मृत्यु दर, ठीक है, ये याद रखना शिशु मृत्यु दर।
शिशु मृत्यु दर, देखिए इसका मतलब होता है कि एक वर्ष के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, तो प्रति हजार जीवित बच्चे जो पैदा होते हैं, उनमें से जितने भी बच्चे एक साल के अंदर अंदर मर जाते हैं उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। इसको लिख लेना, ठीक है। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है एक वर्ष के अंदर प्रति हजार जीवित बच्चों पर जितने बच्चे एक साल के अंदर अंदर मर जाते हैं उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है। एक याद रखना, साक्षरता दर, ठीक है। साक्षरता की बात करें, साक्षर कौन कहलाता है, तो वो व्यक्ति जो 7 साल का हो या उससे ऊपर का हो, किसी भाषा को जानता हो और पढ़ सके लिख सके, वो व्यक्ति साक्षर कहलाता है। इसको याद रखना। और एक याद रखना, निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति उपस्थिति अनुपात, इसको याद रखना। इसका मतलब होता है कि जो 14 और 15 साल के जो 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं, उन वो कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ठीक है। उसको डिवाइड करना है, टोटल कितने बच्चे हैं जो मतलब इसके लायक हैं जो स्कूल जा सकते हैं और कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये दिखाता है निवल उपस्थिति अनुपात, ठीक है। इसे कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं 14 से 15 साल तक मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से केवल 70 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, तो ये कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। ये वैसे तो 100 बच्चे हैं जो 14 से 15 साल तक के हैं और उनको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसमें वास्तव में केवल 70 लोग ही जा रहे हैं, ये कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात, ठीक है। 14 से 15 साल के मतलब कुल बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। तो इसको भी ध्यान रखना, एक नंबर में पूछ लेता है।